चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे हैं जो अगले कई एग्जाम में आएंगे। एक बड़ा मुद्दा है, वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों न पहले छोटे वाले मुद्दे कवर करें, फिर बड़े मुद्दे पर आते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। 1954 से दो बड़े अवार्ड शुरू किए गए। एक को आप फिल्म फेयर के नाम से जानते हैं, ये निजी तौर पर दिया जाता है। कोई एक कंपनी होती जो इसको स्पॉन्सर कर देती है। कभी फेमिना ने कर दिया, बहुत पहले लक्स करती थी। इसकी वैल्यू बहुत होती थी। पॉपुलर कैटेगरी की जो फिल्में हैं उनमें ये अवार्ड, इसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी और इनको भी मिल जाया करता था। बड़ा ये माना जाता था कि बहुत रिनाउंड एक्टर है। लेकिन ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये 1954 में शुरू किया गया, सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार। इसमें भारत में जितनी भी भाषाओं में मूवी बनती है सबको कंसीडर करते हैं। ये मिल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो किस फिल्म को सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला, किस डायरेक्टर को मिला, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, इन सब चीजों पे अक्सर प्रश्न बन जाया करते हैं। अच्छा, ये किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं। फिर एक अलग से देते हैं, हर लैंग्वेज की एक एक फिल्म को और चुनते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, नेट पे जाके ढूंढिएगा भी, तो कमल हासन साउथ के एक बहुत रिनाउंड एक्टर हैं, फिर हिंदी फिल्मों में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। तो उनके नाम इस तरीके का अनूठा रिकॉर्ड है, तो उनको बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो अब आप जो है एक बार इसको लिख डालिए। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। बस कुल इतना ध्यान रखें, कभी कभी सरल प्रश्न से फंसा देते हैं। ये कौन सा पुरस्कार था? ये था 72वां, और जिन फिल्मों के लिए दिया गया वो फिल्में ब्रॉडकास्ट कब की गई थी? 2024 में। थोड़ा डिलेड चलता, तो लिख लीजिए, यह 2024 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिया गया। इट वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फिल्म्स ब्रॉडकास्टेड इन 2024। यह 2024 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिया गया। इट वाज announced for the films broadcasted in 2024। यह 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। यह 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। इट वाज 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड। अब कुछ कैटेगरीज लिख लीजिए, सभी तो संभव नहीं है ना, पूछेंगे। बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आर्टिकल 370, ये हिंदी की मूवी है। आर्टिकल 370, ब्रैकेट में डायरेक्टर का नाम लिख लीजिए, आदित्य सुभाष जम्भाले। आदित्य सुभाष जम्भाले। इस अवार्ड में हमारी पहचान गोल्डन पीकॉक है, सोने का बना मोर, हम ये देते हैं। कोई देश गोल्डन ग्लोब देता है, कोई गोल्डन बियर देता है, तो इस तरीके से अलग अलग देते हैं। लिखें,
स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस, गोल्डन लोटस, गोल्डन पीकॉक जब इफ्फी का आयोजन करते हैं, ये नवंबर में होगा, जगह एकदम तय रहती है कि गोवा में ही पणजी में होगा, तो वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तब हम उसमें प्रदान करते हैं। गोल्डन लोटस पुरस्कार के रूप में दिया गया। गोल्डन लोटस वाज गिवन एज अवार्ड, लेकिन जब भी कभी बाहर पहचान पूछी जाए तो गोल्डन पीकॉक ही बताइएगा। फिर लिखें, किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसने पहली बार ही डायरेक्शन दिया हो, डेब्यू, बेस्ट फिल्म ऑफ एनी डायरेक्टर, रणदीप हुड्डा, ब्रैकेट में फिल्म का नाम लिख लीजिए। स्वातंत्र वीर सावरकर, ब्रैकेट में एक बार फिर से अवार्ड के रूप में गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, पहली वाली मैसेज की फिल्म थी, ये पॉपुलैरिटी की फिल्म है। कल्कि और एक तमिल, एक तेलुगु फिल्म थी एडी, दोनों को कल्कि एंड एडी के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए तेलुगु। फिर लिखें, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर, राजकुमार पेरिया स्वामी। फिल्म का नाम ब्रैकेट में लिख लीजिए अमरन, तमिल में है ये, तमिल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर, ममूटी और कार्तिक आर्यन, ज्वाइंटली दिया गया है, कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म फॉर हिंदी लैंग्वेज, श्रीकांत, ब्रैकेट में डायरेक्टर का नाम लिख लीजिए तुषार हीरानंदानी, बस इतना तैयार कर लीजिएगा। जरा इस पर थोड़ा सा जोड़ दें, ये लगभग अगले 2-3 एग्जाम में, या समझ लीजिए दिसंबर तक जितने भी होंगे सब में पूछेंगे। भारत ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली पहली कार जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये कार जो है हरियाणा में चलाई जा रही, जींद से सोनीपत के बीच में। ये सबसे कार ट्रेन के रूप में बनाई गई है, तो आप इसको ट्रेन के रूप में ही दर्ज करेंगे।
लेकिन देखने में ऐसे ही लगेगा कि बहुत बड़ी कार से, बहुत ज्यादा सुविधाओं से युक्त पूछा ट्रेन के रूप में ही जाएगा। 2 तो इंजन है इसमें जो इसको खींचेंगे, और इतने ज्यादा यात्री लेके चलने वाली कोई ट्रेन कभी भी मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया के और देशों में नहीं चलाई गई। जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो पानी से ही तैयार किया गया है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, उसको कंप्रेस करके वो ट्रेन में, इंजन में उसके लिए एक चैम्बर बना दिया गया, और बगल में एक डिपो बनाया गया जहां हाइड्रोजन फ्यूल कंप्रेस करके हमेशा स्टोर किया जाता रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। अगर ऐसी चीजें हुई तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ना तो ये कोई धुआं देगी, ना कोई और दिक्कत। तो पेट्रोलियम का जो बहुत बड़ा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इस समस्या से हम लोग काफी मुक्त हो जाएंगे। इसको आप ये मान लीजिएगा कि आज के दौर का लगभग आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए जरा, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। यह ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के मध्य संचालित की गई। दिस ट्रेन इज ऑपरेटेड इन हरियाणा फ्रॉम जींद JIND से लिखते हैं, टू सोनीपत, जींद से सोनीपत के मध्य संचालित की गई। ब्रैकेट में 89 km, 89 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल ऑपरेटेड ट्रेन। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल ऑपरेटेड ट्रेन। इसमें कुल 8 यात्री कोच हैं। देयर आर 8 पैसेंजर कोच इन इट। 8 यात्री कोच हैं। देयर आर 8 पैसेंजर कोच इन इट, जो 2600 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, जो 2600 यात्रियों को ले जाने में सक्षम, which are capable to carry 2600 passengers. 2600 passengers. इसके लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हरियाणा के जींद में स्थापित किया गया है, फॉर विच a green hydrogen plant is set up. Green hydrogen plant is set up at Jind of Haryana, स्थापित किया गया है, जिसमें जल से हाइड्रोजन प्राप्त करके संग्रहित किया जाता है। जल से हाइड्रोजन प्राप्त करके संग्रहित किया जाता है। इन विच हाइड्रोजन obtained from water is stored, obtained from water is stored, संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। भारत के अलावा निम्न देशों में ही हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन इज ऑपरेटेड ओनली इन फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, यूएसए, जर्मनी,
जापान, जापान, चाइना, चाइना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन पूर्णतया पर्यावरण मित्र है, इको फ्रेंडली। हाइड्रोजन ट्रेन इज कंप्लीटली इको फ्रेंडली। हाइड्रोजन ट्रेन पूर्णतया पर्यावरण मित्र है। हाइड्रोजन ट्रेन इज कंप्लीटली इको फ्रेंडली। इससे कोई धुआं नहीं होता, कोई धुआं नहीं होता, नो पोल्यूशन is caused by it, no pollution is caused by it। ये आपको कई बार बताया गया है। इस समय हम लोग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं, 2030 तक चलेगा। इसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल को विकसित करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो असली समस्या है वो इलेक्ट्रोलाइजर की है। आप चलते चलते पानी निकाल लीजिए, फ्यूल के रूप में इसको यूज कर लीजिए, बस इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। अभी वो फिलहाल महंगा पड़ता है, नहीं तो आपके स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में, सब जगह लग सकता है। जितनी अधिक मात्रा में लोग उसको यूज करेंगे उतना ही सस्ता होता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह के विकास के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और जल से भी हाइड्रोजन, वाटर से भी हाइड्रोजन बन जाता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी स्टेप बाय स्टेप ही हम चल रहे हैं। फ्यूल सेल कार हाइड्रोजन से ही चलती थी, टोयोटा ने पहली बार बनाई थी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इस सड़क पे नहीं दिखेंगी। क्यों? इलेक्ट्रोलाइजर बहुत महंगा है, कार की कीमत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अब ये बड़ी मात्रा में जब हम यूज करेंगे तो वो सस्ता हो जाएगा। चलिए हेडिंग डाली, अभी छोटे छोटे हैं, बड़ा वाला अंत में एक साथ देखेंगे। अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे, ओवरशूट डे ये क्या है? साल भर तक हम जितना नेचुरल रिसोर्सेस यूज करें, चाहे वो लकड़ी हो, जल हो, वो हम आजकल साल के पहले ही 6-8 महीने में ही यूज कर ले रहे हैं। पानी वगैरह का तो इतना वेस्टेज है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी का पता लगाने के लिए अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया। इस साल 2026 में ये 30 जुलाई को ही आ गया। मतलब जो चीज आपको 31 दिसंबर तक यूज करना था, आपने 30 जुलाई तक यूज कर लिया। सरल भाषा में, घर में आपके कुछ खाना रख के आपके घर वाले चले गए हैं, इसी से काम चलाओ परसों तक, और आपने वो कल तक ही खत्म कर लिया। लगभग 7 महीने में पूरे साल के नेचुरल रिसोर्स आपने यूज कर डाले। ये चिंता की बात होती है, लगातार ये डेट पीछे ही खिसक रही है। तो इसी को एक बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो भैया कितनी धरती चाहिए आपको जीने के लिए? तो आजकल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9 है। 2 धरती चाहिए हमको जीने के लिए। धरती तो एक ही, हम धरती दूसरी थोड़ी बना लेंगे। ये खतरनाक संकेत, भविष्य की पीढ़ियों का क्या हाल होगा, इससे एक तस्वीर सामने आती है। एक लाइन में लिख लीजिए, अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे 2026 में 30 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे या मनाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में भी करंट की चीजें लिख लेते हैं। अर्थ ओवरशूट डे in 2026 was considered on July 38th। इससे आशय है, it means
वर्ष भर के लिए निर्धारित संसाधनों का प्रयोग हमने 30 जुलाई तक ही कर लिया। रिसोर्सेस determined for whole year work consumed up to July 38 इस समय nowadays हमें 1.9 पृथ्वी की आवश्यकता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए nowadays we need 1.9 earth 1.9 earth to fulfill our demand, demand इसे ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9 कहा जाता है। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9। इसे ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9 कहा जाता है। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 1.9। बस अगली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट और पूरी संभावना है कि किसी न किसी पेपर में ही आनी चाहिए। जैसे यूएसए में नासा है तो सरकार की स्पेस एजेंसी, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल स्पेस एक्स उससे 3 गुना बड़ी हो गई, 3 गुना बड़ी। नासा जितना बिजनेस कर रही है उससे 3 गुना बिजनेस स्पेस एक्स कर रही है। तो भारत ने भी ऐसे शुरुआत की है कि हमारी इसरो तो है ही, लेकिन हम निजी क्षेत्र की भी कुछ कंपनियों को अनुमति देंगे, वो दुनिया भर से ठेके प्राप्त करें, छोटे छोटे सैटेलाइट ले जाके अंतरिक्ष में छोड़ें, कुछ पैसा कमाएं, और इसमें हमको सफलता मिली। एक खबर आप ये भी सुन रहे हैं कि इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया है। तो एक बहुत बड़ा कारण इसका ये भी हो सकता है। इसरो के 2 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ा, अपनी एक निजी कंपनी बनाई, स्काई रूट। शुरू तो बहुत कम पैसे से की गई, आज ये 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही, 10,000 करोड़ रुपए। और इसरो के ढेर सारे वैज्ञानिकों के कांटेक्ट में है कि आप आओ हमारे यहाँ नौकरी करो। तो हर जगह ये कारण नहीं रहता है कि वो छोड़ के चले गए क्योंकि इसरो में सुविधाएं अच्छी नहीं। हकीकत ये है कि बार को इसरो को हम सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, वो सबसे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं भारत के, तो तमाम फिर ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही स्काई रूट जैसी निजी कंपनी। स्काई रूट के विषय में आपको बताया था, उसने एक रॉकेट बना लिया है। करंट की क्लास में कभी बताया भी गया था कि भाई रॉकेट तो बना लिया है, लेकिन रॉकेट का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब उसके ऊपर सैटेलाइट रख के उसको स्पेस में आप स्थापित न कर दो। वही सैटेलाइट तो घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर। और ये काम भी स्काई रूट के विक्रम 1 रॉकेट ने कर लिया। ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा जाता है, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर। तो इस बार इसने ऐसे ही विक्रम 1 ने कई छोटे छोटे सैटेलाइट स्पेस में 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित किए हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो हो ही गई है कि भारत की निजी कंपनी भी अब सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित कर सकती है। कंपनी का नाम, रॉकेट का नाम, जरूरत पड़े तो सैटेलाइट के नाम, क्योंकि 6 हैं तो सभी तो याद करना थोड़ा सा उलझाऊ हो जाएगा। ये सब जरूर याद रखिएगा। काम वो सब वही किया गया है श्रीहरिकोटा से। लॉन्च पैड इसरो ने ही अपना उपलब्ध करा दिया कि भाई यूज कर लो, कोई 24 घंटे हम थोड़ी यहाँ से रॉकेट भेज रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। चलिए, विक्रम 1 रॉकेट द्वारा
6 पेलोड्स, सैटेलाइट कहिए या पेलोड कहिए, बात एक ही है। विक्रम-1 रॉकेट द्वारा 6 पेलोड को लोअर ऑर्बिट 450 किलोमीटर ब्रैकेट में 450 km ब्रैकेट में स्थापित किया गया। 6 payloads have been set up by Vikram-1 rocket in lower orbit स्थापित किया गया है ब्रैकेट में 450 km हाइट। विक्रम-1 हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट। Vikram-1 is rocket of स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड कंपनी। पहली बार किसी निजी कंपनी ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। It is first time when a private company has set up satellites in स्पेस। इन सभी 6 सैटेलाइट का कुल वजन 350 किलोमीटर। टोटल वेट ऑफ ऑल एबव सैटेलाइट्स इज 350 km, 350 किलोमीटर। इस अभियान को अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत से लोगों की वन लाइनर में बड़ी रुचि होती है। ऐसे मैं किसी काम का नहीं मानता हूं वन लाइनर को, कुछ मदद नहीं करते हैं कंपटीशन में। इन तमाम लोग उसमें बड़ी रुचि रखते हैं। तो लिख लीजिए जरा, इस मिशन को मिशन आगमन कहा गया। अगर हेडिंग मिशन आगमन के रूप में भी हम लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, पहली नजर वहीं जाती। दिस मिशन इज नोन एज मिशन आगमन। 18 जुलाई 2026 को विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित किया गया। Vikram-1 was launched from Sriharikota on July 18, 2026। इसके द्वारा भेजे गए पेलोड्स में अब 1-2 तो लिखने ही पड़ेंगे, सभी न लिखें आप, काम चल जाएगा। एक का नाम है कास्मो सर्व स्पेस। अंतरिक्ष में ई कचरा बहुत हो गया। 1 लाख से ज्यादा सैटेलाइट इस समय घूम रहे हैं। 10 साल उनकी उम्र होती, सोलर बैटरी काम करना बंद कर देती है, फिर निकाल पाना बड़ा कठिन है। ये कचरा कभी कभी जाके अन्य सैटेलाइट से भी टकराया जाता है। एक बार चीन का ऐसे ही सैटेलाइट टकराया अन्य देशों की, कोई प्लान्ड वे में उसने नहीं किया था, लेकिन 42 सैटेलाइट जो है नष्ट हो गए थे। 42 और अभी पिछले दिनों चीन ने सोचा, ये बहुत घातक प्रयास सिद्ध हुआ, कि मिसाइल से नष्ट कर दो। इसका फिर टुकड़ा दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ा,
और वहां तेजी से टकराया। अब ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, फिर ये तो चेन रिएक्शन है, फिर वहां से कोई चीज टूट के पृथ्वी की ओर आ गई तब। अगर आप एक 3 मंजिली बिल्डिंग जितना भी कोई टुकड़ा किसी अन्य स्पेस का पृथ्वी पे आ गया, तो इससे जो अर्थक्वेक उत्पन्न होगा वो 10,000 एटम बम एक साथ फूटे इसके बराबर होगा, तो पृथ्वी तो खत्म फिर। इसलिए ऐसे रिस्क लेते नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। कोई और उपाय खोजें तो एक अलग बात है। इसको रोबोटिक आर्म बोलते हैं, रोबोट और भुजा है, तो कुछ कचरा वचरा साफ करने में मदद करे, इसका ये उद्देश्य है। 1-2 ऐसे और भी लिख लेंगे तो इससे हमारा काम चल जाएगा। लिखें कॉस्मो सर्व स्पेस द्वारा एक रोबोटिक आर्म का प्रक्षेपण भी इसके साथ किया गया। एक रोबोटिक आर्म का प्रक्षेपण भी इसके साथ किया गया। रोबोटिक आर्म was also launched with it, इसके साथ किया गया। इसी के साथ कॉस्मिक ब्लूम भी अंतरिक्ष में भेजा गया। ये आर्टिफिशियल डायमंड से बना है। कॉस्मिक ब्लूम इज आल्सो लॉन्च्ड इनटू स्पेस, जो कि लेबोरेटरी में विकसित डायमंड से बना है, विच इज मेड ऑफ डायमंड डेवलप्ड इन लेबोरेटरी बना है। अब तक मात्र 2 देश ही, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अब तक मात्र 2 देश ही निजी रॉकेट से उपग्रह स्थापित कर चुके हैं। भारत का 3रा स्थान है। There are just 2 countries who have launched satellite by private rocket followed by India, डिस करके यूएसए और चाइना। विक्रम 1 अपने साथ कुछ महान वैज्ञानिकों की छोटी प्रतिमाएं भी ले गया है। इनके नाम पूछ सकते हैं। विक्रम वन has launched micro idols of a few great scientists. विक्रम साराभाई, सीवी रमन और एपीजे अब्दुल कलाम एंड एपीजे अब्दुल कलाम। स्काई रूट की स्थापना इसरो के ही 2 पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। स्काई रूट की स्थापना इसरो के ही 2 पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। स्काई रूट इज फाउंडेड बाय 2 ex साइंटिस्ट ऑफ इसरो, पवन कुमार चांदना और नागा भरत डाका।
बस अब खबर, मेंस वाले बच्चे विशेष अलर्ट रहेंगे। प्री में तो 1-2 लाइन का क्वेश्चन ही आता है मात्र, मेंस में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी तक आ सकता है। अभी आपने पिछले दिनों सुना कि एक मुस्लिम नाटो स्थापित हुआ है, कोई मक्का पैक्ट हुआ है सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के बीच। ये नाटो क्या भला है, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो यूएसए के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक से तात्पर्य जो यूएसए कनाडा को यूरोप, उत्तरी यूरोप के देशों से जोड़ता। शुरू में कम ही देश रहे, इसमें 12 देशों से काम चलाता था, आज 32। बाद में धीरे 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 इसने अपना विस्तार किया और 32 देश बन गए। इसने अपना एक मुख्यालय, हेडक्वार्टर बना लिया। एक बहुत खतरनाक सिद्धांत जिसको अक्सर दुनिया आर्टिकल 5 के नाम से जानती, इसने यूज किया, एक पर हमला सब पर हमला। उनको किससे हमले का डर था? तो सोवियत संघ या यूएसएसआर से उनको हमले का डर हुआ करता था। जब इन्होंने ये संगठन बनाया तो यूएसएसआर ने भी, यानी सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बना लिया कि अब हम लोग जो है वारसा पैक्ट के नाम से एकजुट रहेंगे और एक पर हमला हम भी सब पर हमला मानेंगे। तनातनी बहुत चली, ऐसा कुछ ना हुआ कि दोनों सुपर पावर सीधे लड़ी हों कभी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि नाटो के सदस्य देशों पे कभी कोई अटैक हुआ हो तो सारे नाटो देश टूट पड़े। ये हम मूर्खों को समझना चाहिए। मेरी दृष्टि में एशिया, अफ्रीका और काफी हद तक लैटिन अमेरिका के ये देश, ये मूर्ख किस्म के लोगों से भरे पड़े देश। एक उदाहरण बताता हूं। यूएसए पे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो पूरे नाटो पे हमला माना गया। सभी 32 देशों की, तब 28 देश थे, आज 32 है, सेनाएं टूट पड़ी अफगानिस्तान पे, ध्वस्त कर दिया इसको, अति उत्तम। लेकिन अगली चीज देखिए, जब ये टर्की और सीरिया लड़े, ये है टर्की और नीचे सीरिया, एटलस पर डे लाया करें, देखिए उस बच्चे ने अपनी मेज पे एटलस खोल के रखा है। ऐसे हवा में थोड़ी कहानियां पढ़ी जाती हैं कि आप आधा अधूरा तैयार कर लेंगे और सब काम चल जाएगा। ये चैंपियन ऑफ द चैंपियंस की लड़ाई होती है। हर चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जब टर्की और सीरिया का झगड़ा हुआ, टर्की तो नाटो में है, तो नहीं साथ दिया बाकी लोगों ने। ये तो समझना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को ना, कि हमारे मुद्दे पे क्लाज ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमारा जो देश है इसको सुरक्षित रखना है, मतलब मेरा घर सुरक्षित रहे, किनारे मोहल्ले में जो रह रहा है अगर उसके यहाँ कुछ हो गया तो फिर आप अपना उपाय सोच लो। इस तरीके से तो यहाँ साथ नहीं दिया। ऐसे ही 1982 में एक बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, उसको कभी कभी मैं आपको मेंस की क्लास में या किसी और क्लास में चर्चा होती तो बताता हूं। अर्जेंटीना के नजदीक फॉकलैंड का एक टापू है, अर्जेंटीना कहता है ये मेरा है, उसने 82 में कब्जा कर लिया। अब देखिए ब्रिटेन इससे कितनी दूरी पर। ब्रिटेन ने अपनी नेवी भेजी, जबरदस्त लड़ाई लड़ी और अर्जेंटीना से उसको छीन लिया। तो नेवी की ताकत आज भी है। हमें आश्चर्य होता है ना कि 1510 में पुर्तगाल ने एक जहाज का प्रयोग किया और इतना बड़ा था गोवा का, ये गोवा था और ये बीजापुर का सुल्तान, लगभग इतने बड़े इलाके में, और उसने जहाज से पूरा गोवा छीन लिया। हम कुछ ना कर पाए, 50,000 सेना ऐसी खड़ी खड़ी। तो नेवी वगैरह बड़ी ताकतवर होती, एक सिप किनारे खड़ा कर दीजिए, दनादन तोपे और मिसाइलें दागने लगती, सब पीछे हट जाते। और उसके बाद फिर वो अपनी सेना उतार देती है, कब्जा कर लिया। अब वहां तोपे लगा देगा किनारे, वाह लड़ो। तो ब्रिटेन ने छीन लिया। लेकिन जब ब्रिटेन ने नाटो से बात कही कि भाई फॉकलैंड पे अर्जेंटीना ने हमला किया, फॉकलैंड हमारा इलाका है, तो पूरे नाटो का हमला माना जाए, तो अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने उसको बताया नहीं नहीं, नॉर्थ अटलांटिक में झगड़ा होगा तब हम साथ देंगे। तो नियमतः ये सारे देश तो खुद अलग हो जाने चाहिए, टर्की वगैरह। तो एक मन में बात आती है,
अभी पिछले दिनों नाटो का एक समिट हुआ है, लोगों ने तय किया है कि हम अपनी जीडीपी का 5% अपने डिफेंस पर खर्च करेंगे। बड़ी रकम मानी जाती है, ठीक है खर्च करो आप। तो क्या जो ये सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक त्रिगुट बनाया है, तो अगर पाकिस्तान से अब कोई ऐसा ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई विवाद हुआ तो सऊदी अरब और टर्की भी साथ में कूदेंगे, और टर्की के साथ में फिर नाटो भी कूद जाएगा क्योंकि टर्की नाटो का सदस्य है। इन्हीं संभावनाओं पे हम थोड़ी सी बात आज करेंगे। पहले 4 लाइन के फैक्ट लिख डालिए, फिर पूरा एनालाइज करिए बैठकर। इसको लिखें। नाटो का 36वां शिखर सम्मेलन, 36th समिट ऑफ नाटो टर्की के अंकारा में हुआ। टर्की के अंकारा में हुआ, हेल्ड एट अंकारा ऑफ टर्की। टर्की के अंकारा में हुआ, हेल्ड एट अंकारा ऑफ टर्की। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 32 देशों का एक संगठन है। 32 देशों का एक संगठन है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 कंट्रीज। 32 कंट्रीज एक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, विच वॉज फाउंडेड इन 1949। 1949 में की गई थी। यह देश सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। These countries execute on the basis of collective security. नाटो के चार्टर की धारा 5 के तहत एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। Even attack on single country is considered as attack on all the countries माना जाता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी परमाणु शक्तियां भी शामिल हैं। यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस alike, nuclear powers are also comprised. Nuclear powers are also comprised. अंकारा शिखर सम्मेलन में, इन अंकारा समिट, अंकारा समिट सभी देशों ने जीडीपी का 5%
सभी देशों ने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया। इन अंकारा समिट all the countries decided to invest 5% of GDP for security purposes यूक्रेन को $70 अरब की सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। यूक्रेन इज अवेल्ड मिलिट्री assistance of $70 बिलियन, 70 अरब डॉलर की सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। हेडिंग डालीजिए, मक्का एग्रीमेंट। हाल ही में 3 इस्लामिक राष्ट्रों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। Recently 3 Islamic nations have signed this agreement देश करके सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान इसे मुस्लिम नाटो के नाम से पुकारा जा रहा है। इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज मुस्लिम नाटो के नाम से पुकारा जा रहा है। इसमें भी एक पर हमला, सभी पर हमला घोषित किया गया है। अटैक ऑन वन is attack on all is declared in it too एक पर हमला, सभी पर हमला घोषित किया गया है। अब आइए जरा इसका विवेचना कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि टर्की सीरिया से लड़ा, कोई नाटो देश नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान में कोई तनातनी आएगी तो नाटो के देश आएंगे, क्योंकि अधिकांशतः वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। उनका भारत से अच्छा खासा कारोबार, जो वो आपस में इतना देख लेते हैं, ब्रिटेन तक का साथ छोड़ देते हैं। अमेरिका इस बात की नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि हम अकेले ईरान से लड़ रहे हैं, इजराइल का सहयोग देते हुए आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। ट्रंप ने इस बार भी यही बात कही, और इस शिखर सम्मेलन में चूंकि वो बदतमीज किस्म का इंसान भी है, तो उसने स्पेन को वहीं ऐसे जैसे चौराहे और गली मोहल्ले की मीटिंग हो तो स्पेन को कहता इसके ऊपर 50% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाओ। मतलब जैसे चौराहे पे लड़ रहे हो, दो देशों के बीच जो एक फॉर्मेलिटी होती है उसका भी पालन उसने नहीं किया। तो स्पेन का भी प्रतिनिधिमंडल एकदम उखड़ गया, उसने बाइकआउट कर दिया। तो ये तो उम्मीद मत करिए कि किसी एक देश के लिए 32 देश लड़ने आ रहे हैं। सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे आर्थिक रिश्ते हैं, 12 लाख से ऊपर भारतीय वहां कमाते भी हैं और ढेर सारा हम उससे तेल खरीदते हैं। तो ऐसे किसी मुद्दे में सपोर्ट करेगा। चीन को जरूर मजबूती मिली, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही ऐसा देश है जिसके इन तीनों से अच्छे रिश्ते, यूएसए से तीनों के अच्छे रिश्ते। टर्की तो नाटो का ही सदस्य है, पाकिस्तान तो उसका करीबी है भाई, और सऊदी अरेबिया तो खास अड्डा माना जाता है यूएसए का उस क्षेत्र में। चाइना के भी रिश्ते तीनों से अच्छे,
हमारे रिश्ते इसमें पाकिस्तान से जैसे हैं जगजाहिर हैं। टर्की से कोई बहुत अच्छे रिश्ते अब नहीं रह गए, क्योंकि टर्की में जो नया राष्ट्रपति आया है एर्दोगन, उसके कारण से भारत और टर्की के बीच की दूरी बढ़ी। सऊदी अरब से भारत के रिश्ते बड़े संतोषजनक रहते हैं, आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, ढेर सारे भारतीय वहां नौकरी करते हैं। तो ये मान लेना कि वो इस तरीके की किसी घटना में शामिल होकर लड़ाई लड़ेगा। रही बात अगर लड़ेंगे साथ, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की ने उस समय भी पाकिस्तान की सहायता के लिए ड्रोन भेजे थे और नष्ट भी किए गए थे। परसों एक खतरनाक खबर आई है कि पाकिस्तान का जो एयरबेस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किया, नूर खान, वो फिर से बना रहा है पाकिस्तान। उसके लिए टर्की पूरी सहायता दे रहा है। टर्की के कई एयरक्राफ्ट दर्ज किए गए हैं जो वहां आ रहे हैं, सामान लेके उतर रहे हैं, उसको रेनोवेट कर भी रहे हैं। तो टर्की तो पहले से खिलाफ जैसा चलता है, तो उससे क्या असर पड़ जाएगा। एक चीज पे और विचार कर लीजिएगा, नाटो देश किसके स्वार्थ की ज्यादा रक्षा करते हैं। एक इन लोगों ने नाटो प्लस नाम की भी कैटेगरी बना रखी है। वो नाटो के देश तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन प्लस के नाम से 5 देशों को शामिल किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल। तो इनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी नाटो लेता है। इजराइल इतने लंबे समय से लड़ रहा ईरान से, लेकिन आप बताइए कि नाटो के 32 देशों में से यूएसए को छोड़कर एक सिंगल देश ने भी मदद की हो इजराइल की। स्पेन ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि ये लड़ाई इजराइल और ईरान की है, अपना निपट लें। हम इसके लिए अपना न तो पेट्रोल देंगे, न कोई एयरबेस देंगे कि यहां से नाटो का या यूएसए का कोई एयरक्राफ्ट यहां से बढ़े और हमला करे। तो ये सब चीजें कागजों पे रह गई, घोषणाएं होती है। ये उस तरीके की दोस्ती नहीं होती हैं। ये दोस्ती तभी मजबूत होती है जैसे रशिया और ईरान के बीच दोनों के हित एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े। ईरान रशिया की एक जरूरत है, उसी के द्वारा वो कैस्पियन सी से होते हुए हिंद महासागर पहुंचता। भारत रशिया से अच्छे रिश्ते रखता रहा है, कोई विवाद नहीं, एक भरोसेमंद सहयोगी है। तो भारत और रशिया के भी अच्छे रिश्ते। जापान का जब कुछ टापुई इलाका चाइना ने छीना, तो चाइना के इस आक्रमण पर जापान चिल्लाते हुए ऐसे के पास गया, हमको बचाओ, हमारा उसने टापू छीन लिया, सेनकाकू नाम था। तो ऐसे कहता है बातचीत से निपटा लो। अब वो बातचीत से निपटवा रहा। तो ऐसे संगठनों का कोई महत्व नहीं होता जब तक कि लोगों की स्ट्रेटजिक फ्रेंडशिप नहीं होती। स्ट्रेटजिक फ्रेंडशिप से स्पष्ट तात्पर्य है कि श्रीलंका चाहे जितना प्रलोभन उसको चाइना दे दे, पाकिस्तान दे दे, रहेगा भारत के साथ ही। अभी एक सर्वे हुआ है, यद्यपि इन सब सर्वे का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वहां के दुनिया के किसी एक देश के सबसे ज्यादा परसेंटेज में लोग भारत के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो श्रीलंका निकला। श्रीलंका के 79% सिटीजन भारत के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। जब भारत ने 98 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया, तब भी श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में वोट डाला और ये कहा कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम अपनी सुरक्षा को और बेहतर ही महसूस कर रहे हैं। ये श्रीलंका का बयान था। इस सर्वे में बड़े रोचक आंकड़े आए हैं। पाकिस्तान में मात्र 7% लोग भारत के प्रति पॉजिटिव रुख रखते हैं। जब तक देश की जनता एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं रखेगी, तब तक दोस्ती जैसी कोई चीज संभव हो ही नहीं पाती। अभी आज वो मुद्दा नहीं है। आज जो मुद्दे हैं उसको क्लियर करते हैं। लिख लीजिए जरा। मुस्लिम नाटो को यूएसए और चीन दोनों का समर्थन प्राप्त है। मुस्लिम नाटो is supported by USA and China both. USA and China both का समर्थन प्राप्त है। अतः भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। अब ये तो हम नहीं कह देंगे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सऊदी अरेबिया को तो अपने साथ बनाए ही रखना होगा। अतः भारत के लिए
यह चुनौतीपूर्ण है। नाटो के देश 5 अन्य देशों को नाटो प्लस श्रेणी में रखते हैं। नाटो कंट्रीज कंसीडर 5 other countries as NATO plus category, भारत को भी प्रपोजल रखा गया था, भारत ने मना कर दिया। जैसे ही आप उस कैटेगरी में शामिल होगे, रशिया से दूर चले जाओगे। रशिया हमारा भरोसेमंद सहयोगी, 7 बार हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो कर चुका, हर दुख सुख में साथ दिया है, तो हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते। ये देश हैं, these countries are ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया को रोज धमकी उत्तर कोरिया देता है एटम बम की, रोज। उत्तर कोरिया का तानाशाह सब जानते होंगे, टेडी बियर से लगता है, किम जोंग। उसका कोई भरोसा नहीं रहता कब किसके ऊपर हमला कर दे, कब क्या कर दे, उससे सब डरते हैं। अमेरिका भी उससे ज्यादा टेढ़ा होकर बात नहीं करता। क्यों? वो पागल है, वो एक एटम बम छोड़ देगा अमेरिका पे, तो आप क्या कहेंगे? अमेरिका के 10 लाख लोग मर जाएंगे, वो बात अलग है, क्योंकि 1 घंटे के भीतर उत्तर कोरिया नाम का कोई देश मैप पे नहीं रहेगा, अमेरिका पूरी तरीके से तबाह कर देगा। लेकिन 10 लाख अमेरिकन अगर जिसके कारण से मारे जाएंगे, वो राष्ट्रपति फिर बचेगा नहीं अमेरिका में। ये लोग अपने नागरिकों की इज्जत बहुत करते हैं। इजराइल का एक सैनिक अगर कोई उठा ले जाए, तबाह कर देता है देश, इसलिए वहां के लोग जो है प्राणपण से जुटते हैं। 2006 के आसपास की बात, इजराइल के 2 सैनिक लेबनान सीमा पे पहरा दे रहे थे, दोनों गायब हो गए। इजराइल ने लेबनान पे 60 दिन तक हमला लगातार किया, अमेरिका तक मनाता रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे 2 सैनिक हमारे लिए बहुत कीमती, हमारी जनसंख्या कहाँ इतनी ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर उत्तर कोरिया हमला कर देगा तो 10 लाख लोग अमेरिका के मार दिए जाएंगे, लेकिन अगले 1 घंटे में उत्तर कोरिया बचेगा नहीं, वो पूरा नेस्तनाबूद कर देगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम, जो बन पड़ेगा सब गिराएगा उस पर। लेकिन एक डर तो रहता है कि पागल कहीं पहले ही हमला ना कर दे। और अब दोनों पागल हैं, 2 पागल कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, इधर का भी पागल ही है, उधर का भी पागल ही है। तो ये मीन्स के उद्देश्य थोड़ा तैयार करिएगा, ऐसा कोई कभी डर नहीं रहता है, हर देश बहुत समझदारी से चलता है। सऊदी अरब का साथ यूएई नहीं देता है, यूएई भारत के साथ ज्यादा दृढ़ता से खड़ा होता है। धर्म तो यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं भाई, यूएई हमेशा भारत के साथ है, उसकी कुल जनसंख्या का 1/3 भारत के साथ रहते हैं। ओमान वगैरह भारत के साथ बहुत दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में साथ आते हैं, आर्थिक संबंध देखते हैं। कोई इसलिए नहीं लड़ जाता है कि अरे हमारी जात धर्म वाला वहां लड़ रहा है, चलो हम भी लड़े। पहले अपने हित सिक्योर करते हैं। तो ये सिर्फ नेताओं द्वारा प्रयोग करने दीजिए वाणी, इसका ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो पे कोई असर नहीं पड़ता है। तैयार करिए इसको अच्छी तरीके से।